नमस्कार। आज की हमारी गहरी चर्चा का विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था और संवैधानिक कानून के कुछ बहुत जरूरी पहलू। जी। हमारे पास 10 महत्वपूर्ण सवाल हैं और आज हम एक अलग अंदाज में आगे बढ़ेंगे। अच्छा। हाँ, हम एक एक करके हर सवाल और उसके विकल्पों को देखेंगे और फिर सही जवाब पर पहुंचकर उसकी एक संक्षिप्त में पड़ताल करेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है। मकसद ये है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा जरूरी बातें समझी जाएं। बिल्कुल। इस तरह से जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं वो जल्दी से याद भी हो जाते हैं और ये भी समझ आता है कि ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं। तो चलिए शुरू करें। हाँ, करते हैं। तो पहला सवाल है, भारत में राज्य विधानमंडल का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? विकल्प है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य सचिव। और इसका सही जवाब है बी, राज्यपाल। ये दिलचस्प है क्योंकि हम सब जानते हैं कि असली शक्ति तो मुख्यमंत्री के पास होती है। बिल्कुल। और यहीं पर वो शब्द संवैधानिक प्रमुख बहुत अहम हो जाता है। अच्छा। देखिए, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख हैं, ठीक उसी तरह राज्य के स्तर पर राज्यपाल होते हैं। सारे काम उनके नाम पर होते हैं। हाँ, वो राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, भले ही असल फैसले मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ही ले रही हों। सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में सर्वोच्च कानून कौन सा है? ये तो बहुत ही बुनियादी सवाल है, हाँ, पर जरूरी है। विकल्प है संसद का कानून, राष्ट्रपति का आदेश, संविधान या फिर न्यायालय का कोई फैसला। और इसका जवाब तो बिना किसी शक के है सी, संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी, ये भारतीय राज व्यवस्था का आधार है। इसे संविधान की सर्वोच्चता कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? मतलब ये कि संसद का बनाया कोई भी कानून, सरकार का कोई भी आदेश या अदालत का कोई भी फैसला, सब कुछ संविधान के दायरे में होना चाहिए। अच्छा। संविधान ही अंतिम कसौटी है, उससे ऊपर कुछ नहीं। ठीक है। अब एक अनुच्छेद से जुड़ा सवाल, राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये एक महत्वपूर्ण शक्ति है। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 356? और सही जवाब है सी, अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123। जी, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को एक बहुत ही खास शक्ति देता है। वो क्या? सोचिए, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश को किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए, तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। बिल्कुल। और उस अध्यादेश का प्रभाव और शक्ति संसद के बनाए कानून जैसी ही होती है, पर हाँ, ये एक अस्थायी उपाय है। ठीक है। अब एक सीधा सा सवाल, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। हाँ, विकल्प है 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल। और सही जवाब है बी, 5 वर्ष। जी, सामान्य परिस्थितियों में तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। लेकिन ये हमेशा 5 साल नहीं रहता है ना? नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे समय से पहले भी भंग कर सकते हैं और आपातकाल जैसी खास स्थितियों में इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। अच्छा, अगला सवाल राज्यसभा से जुड़ा है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ए, इसे भंग नहीं किया जा सकता। बी, इसके सदस्य आजीवन होते हैं। सी, इसका चुनाव नहीं होता। या डी, राष्ट्रपति इसे नियंत्रित करता है। और सही उत्तर है ए, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जो राज्यसभा को लोकसभा से अलग करती है। कैसे? राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। तो ये कभी पूरी तरह से खाली नहीं होता? कभी नहीं, इसीलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। चलिए अब पैसों से जुड़ा एक सवाल लेते हैं। भारत में वित्त विधेयक यानी मनी बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ये बहुत दिलचस्प है। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति के पास या फिर सर्वोच्च न्यायालय? और इसका सही जवाब है बी, लोकसभा। सिर्फ लोकसभा में। हाँ, और इसका कारण लोकतंत्र के एक बहुत पुराने और मूल सिद्धांत से जुड़ा है, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा में सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए धन से जुड़े सभी विधेयक
जैसे टैक्स लगाना या सरकारी खर्च, वो केवल वहीं पेश किए जा सकते हैं। तो राज्यसभा का क्या रोल है इसमें? राज्यसभा इस पर बस चर्चा कर सकती है और सुझाव दे सकती है। मानना ना मानना लोकसभा पर है। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान का संरक्षक या कस्टोडियन किसे कहा जाता है? ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? और सही जवाब है डी, सर्वोच्च न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट। जी, सर्वोच्च न्यायालय की ये भूमिका उसकी न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति से आती है। वो क्या होता है? अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के किसी प्रावधान का, खासकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। इस तरह वो संविधान की रक्षा करता है। सही है। अब एक चुनाव से जुड़ा सवाल, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ये प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव से थोड़ी अलग है। हाँ, विकल्प हैं, ए केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी संसद के दोनों सदन, या डी विधानसभाएं। और सही जवाब है सी, संसद के दोनों सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य। जी, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं। अच्छा, मनोनीत भी? हाँ, दोनों। ये राष्ट्रपति के चुनाव से अलग है, जिसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत पर सवाल, भारत में मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये संसदीय प्रणाली का कह सकते हैं कि सार है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या सर्वोच्च न्यायालय? और इसका सही उत्तर है सी, लोकसभा। लोकसभा के प्रति। जी, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम के रूप में काम करती है और अपने सभी कामों और फैसलों के लिए लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। मतलब अगर सरकार लोकसभा में विश्वास मत खो दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है एक साथ। समझ गए। और आज का आखिरी सवाल, संविधान का भाग 3 पार्ट 3 किससे संबंधित है? ये तो संविधान की आत्मा है। ए नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक कर्तव्य, सी मौलिक अधिकार, या डी संघीय व्यवस्था? और सही जवाब है सी, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल। संविधान के भाग 3 को भारतीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें वो अधिकार हैं जो सरकार भी नहीं छीन सकती। हाँ, ये नागरिकों को दिए गए वो बुनियादी अधिकार हैं जो किसी भी सरकार द्वारा छीने नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात, ये न्यायोचित हैं। जब इनके हनन पर कोई भी व्यक्ति सीधे अदालत जा सकता है? जी, सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो इन 10 सवालों के जरिए हमने भारतीय राज व्यवस्था की कुछ सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं को छुआ है। हाँ, राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका से लेकर संसद के कामकाज और संविधान की सर्वोच्चता तक। जी, यह त्वरित समीक्षा दिखाती है कि कैसे ये सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़कर एक पूरी व्यवस्था बनाते हैं। बिल्कुल। और ये जानना कि कौन सा पद क्या करता है या कौन सा कानून कहां से आता है, ये तो बस शुरुआत है। सही कहा। इस चर्चा के बाद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार ये हो सकता है, इन संवैधानिक प्रावधानों की भावना और अक्षर में क्या अंतर है? मतलब ये कि जो बातें संविधान में लिखी हैं वे असल में जमीनी स्तर पर हमारी राजनीति में, शासन प्रशासन में कैसे लागू होती हैं? क्या उनका व्यवहार में भी वैसा ही पालन होता है जैसा सोचा गया था? ये बहुत गहरा सवाल है जी, और ये हमें सिर्फ जानकारी से आगे ले जाकर एक गहरी समझ की ओर ले जाता है।